हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 इंग्लिश एलिमेंट्री बुक इट सो हैपन का चैप्टर नंबर 7 द ओपन विंडो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा कि मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो कि एक बैड नर्व से एक बीमारी से वो पीड़ित रहते हैं, मानसिक बीमारी है उन्हें, एंजाइटी, और वे एक रूरल रिट्रीट पे जाते हैं, शांत जगह पे, जहाँ की उन्हें इस बीमारी से केयर होने में हेल्प मिले। तो वे वहाँ बिल्कुल अजनबी होते हैं। तो उनकी बहन एक इंट्रोडक्शन लेटर देती है कुछ लोगों के बारे में, क्योंकि वो पहले वहाँ जा चुकी थी। तो कुछ नाइस पीपल के बारे में एक इंट्रोडक्शन लेटर देती है, जिससे कि वे उनसे मिले जुले एंड उनका मन लगा रहे। तो वे एक मिसेस सेपलेटन के पास जाते हैं। एक महिला है। अकॉर्डिंग टू हर सिस्टर्स इंट्रोडक्शन लेटर शी वाज वन ऑफ देम, बट प्रेजेंटली शी वाज नॉट देयर। वो ऊपर बिजी थी और उनकी 15 साल की एक भतीजी है, वो उनके पास बैठती है एंड उनको एक फैमिली मिसहैपनिंग के बारे में बताती है, जो कि 3 साल पहले हुई थी। कुछ फैमिली में कुछ घटनाएं हुई थी और फिर मिसेज सेपलेटन नीचे आती है एंड वो अपोलोजाइज करती है कि मुझे आने में थोड़ी देर हुई, और फिर उसी स्टोरी को कंटिन्यू करती हैं जो कि वो लड़की उन्हें सुना रही थी। इस तरह से पार्ट 1 में हमने पढ़ा, और ज़्यादा जानने के लिए आप पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। पार्ट 2 को कंटिन्यू करने के लिए हमने इतना सुनाया। तो चलिए अब पार्ट 2 को समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू द सेकेंड पार्ट। Mrs. Stapleton comes down at last and inadvertently confirms her niece's story. Mrs. Stapleton finally नीचे आती है and she accidentally inadvertently मतलब accidentally मतलब कि वो उसकी स्टोरी को कंफर्म करती है। मतलब जो वो स्टोरी सुना रही रहती है उसको फिर से वो रिपीट नहीं करती, उसी स्टोरी को वो कंटिन्यू करती है। Frampton tries to acquaint his host with the nature of his ailment. फ्रैम्पटन अपनी बीमारी के बारे में अपनी होस्ट यानी कि मिसेस सेपल्टन को बताती है कि किस तरह से वो अपनी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। थ्रू द ओपन विंडो ही कैन सी थिंग्स दैट वर्सन हिज नर्व्स। ओपन विंडो जो कि हमारे टाइटल से ही रिलेटेड है, तो वो कुछ ऐसा देखते हैं ओपन विंडो से जिससे कि उनकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे रिलेटेड हम जो स्टोरी में पढ़ेंगे। She broke up with a little shudder. It was a relief to Frampton when the aunt bustled into the room with a horde of apologies for being late in making her appearance. हर्ड ऑफ अपोलॉजीज मतलब मैनी अपोलॉजीज, वो बहुत बार माफ़ी मांगती है। तो फाइनली वो नीचे आ जाती है विद अ लिटिल शडर, मतलब हिलते डुलते हुए, मतलब वो काम में बिजी रहती है और उसका ध्यान लगा रहता है कि गेस्ट आए हैं, तो वो बिजीनेस दिखाते हुए और वो अपोलॉजीज भी करती है कि उसे आने में लेट हुई। तो उस तरह से वो शो करती है अपना शोल्डर हिलाते हुए कि उसको लेट हो गया आने में और आपको इंतज़ार करना पड़ा। और मिस्टर फ्रैम्पटन जो है, जो कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, उसके प्रेजेंट होने पे वे काफ़ी खुश होते हैं। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू। वह बोलती है कि वेरा आपको एंटरटेन की होगी, मेरा भरोसा है, मुझे लगता है। तो ये वेरा कौन है? वही 15 साल की लड़की, उसकी भतीजी है। तो वो बोलती है आपका मनोरंजन कराई होगी वो। आई होप शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग सेड फ्रैम्पटन। फ्रैम्पटन बोलते हैं कि हाँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, मतलब उसने बहुत मन लगाया, बहुत अच्छी बातें की। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो सेड मिसेज सेपलेटन ब्रिस्कली। माई हस्बैंड एंड ब्रदर्स विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे. They have been out for snipe in the marshes today, so they'll make a fine mess over my poor carpets. So like you men folk, isn't it? फिर वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आगे बोलती है, मतलब एक्सीडेंटली यहाँ पे यही इंडिकेट कर रहा था कि एक्सीडेंटली वो आगे स्टोरी बढ़ाती है जो कि वेरा उनको सुना रही थी। तो उस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि मुझे उम्मीद है कि आपको इस ओपन विंडो से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी।
मेरे हस्बैंड और भाई इसी विंडो से शूटिंग के बाद सीधा आते हैं। तो यहाँ पे वेरा जो स्टोरी सुना रही थी उसी को कंफर्म करती है, मतलब वो शुरू से स्टोरी को जो उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी 3 साल पहले वो रिपीट नहीं करती है। स्नाइप मतलब वाटर बर्ड दैट लिव्स इन मार्शेस, और ब्रिस्कली मतलब स्पीकिंग क्विकली। वो शूटिंग के लिए मार्शेस पे गए हुए हैं। मार्शेस मतलब दलदल, जहाँ की जो वाटर बर्ड्स रहती है पानी में, तो वो मार्शेस पे गए हुए हैं। और वे जब लौटेंगे तो मेरा कारपेट है उसे वो पूरा गंदा कर देंगे, क्योंकि वो शूटिंग से सीधा लौटेंगे एंड उनके हाथ पैर गंदे होंगे, तो वो डायरेक्ट वो विंडो से एंटर करेंगे और वे मेरे कारपेट को गंदा कर देंगे। फिर वो बोलती है कि सो लाइक यू मैन फॉक, मतलब कि ये जो नेचर है आप लोगों की, मैन फॉक का मतलब मेन कम्युनिटी से रिलेटेड। तो इन जो जेंट्स पर्सन होते हैं उनका ये नेचर होता है कि वे तो सफाई करते नहीं, और सफाई करने में कितना मेहनत है उन्हें पता नहीं होता, और वे सीधा ये सब बिना सोचे वो आएंगे गंदे पैर से और कारपेट मेरा गंदा कर देंगे। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for dogs in the winter. वो रेटल्ड करती है, मतलब कि कंटिन्यू करती है, वेंट ऑन कि, और बहुत ही चेयरफुली वो शूटिंग के बारे में बताती है कि ये जो शूटिंग है वो कितना हार्ड है हंटिंग करना, और उस टाइम पे बर्ड्स का भी स्कार्सिटी होता है, और डॉग्स जो होते हैं वो भी बहुत कम मिलते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है उस टाइम पे। तो ऐसा वो चेयरफुली बताती जाती है। टू फ्रैम्पटन इट वाज ऑल प्योरली हॉरिबल। तो ये जो था, ये जो स्टोरी वो बता रही थी, इससे ये उनके लिए पूरा हॉरिबल लग रहा था, क्योंकि वो वेरा ने जो बताया था कि ये घटना 3 साल पहले हुई थी, मतलब कि जो उसके हस्बैंड और उसके भाई 3 साल पहले वो इनगल्फेड हो गए थे। तो अब वो उनको रिटर्न होने का इंतज़ार कर रही है, मतलब कि ज़रूर वो मतलब कि माइंड उसका डिस्टर्ब है, मतलब वो पागल की तरह कर रही है कि क्या मरे हुए रिटर्न होते हैं, तो उनको बड़ा ही भयानक लग रहा था। He made a desperate but only partially successful effort to turn the talk on to a less ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. तो मिस्टर फ्रैम्पटन जो हैं वो इस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिसेस सेपल्टन जो थी वो थोड़ा मोड़ा ध्यान देती, और फिर वह उसी विंडो की ओर टकटकी लगाकर देखती जाती है, एंड उसी के बारे में बार बार वो बताती है कि उसके हस्बैंड के बारे में और अपने भाइयों के बारे में। यह बहुत ही वो सोच रहे थे कि ये जो कोइंसिडेंस हुआ ये कितना अनफॉर्चुनेट है, कि ये जो कोइंसिडेंस मतलब उनका इसी दिन आना था, जबकि उसके इस ट्रेजिक का एनिवर्सरी आज है, मतलब जो 3 साल पहले आज ही के दिन जो घटना घटी थी उसका एनिवर्सरी आज ही है। जैसा कि वीरा बता रही थी कि 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन के पति और उनके भाइयों के साथ जो घटना घटी थी उसका डेट आज ही था, और अनफॉर्चुनेटली फ्रैम्पटन जो है आज ही के दिन उनके यहाँ आए हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। The doctors agree in ordering me complete rest and absence of mental excitement and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Fenton, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. On the matter of diet, they are not so much in agreement, he continued. तो फ्रैम्पटन ने बीच में रोकते हुए बोला कि डॉक्टर्स ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला है, एंड उन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए सजेस्ट किया है जो कि मानसिक तनाव को बढ़ाता हो, मतलब कुछ भी ऐसी अग्रेसिव बातें और माहौल जो कि सीधा दिमाग पे असर करता हो, उन सब चीज़ों से दूर रहना है। और यहाँ मिसेस सेपल्टन जो थी उसी तरह की बातें कर रही थी। द पर्सन हु पास्ड अवे 3 years अगो एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट टू रिटर्न देम। तो इस तरह की बातों से उबकर फ्रैम्पटन अपनी बीमारी के बारे में बताने लगते हैं।
लेकिन जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उन्हें कहाँ फ़िक्र होती है कि किसी दूसरे पर्सन थर्ड पर्सन की बीमारी या उनकी कमज़ोरी के बारे में, एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मिटीज़ के बारे में। वो तो जस्ट शो ऑफ करते हैं, मीन्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि वो कैसे ठीक होंगे, उनका ट्रीटमेंट आदि के बारे में हंगर फॉर लिस्ट होते हैं, मीन्स ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर वे आगे बोलते हैं कि मेरी डाइट वगैरह जो है, जो कि डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया है, उसमें भी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब क्योर होने के लिए जो भी चाहिए उसका जस्ट अपोजिट जा रहा है। फ्रैम्पटन जो है सेपलेटन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। No, said Mrs. Stapleton in a voice which only replaced a yawn at the last moment. Then she suddenly brightened into alert attention, but not to what Frampton was saying. तो इस पर वह यौन लेते हुए, मतलब कि ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए, ऐसा होता है ना कि टीचर पढ़ा रही रहती है या कोई अनमने ढंग से कोई बात आप बोल रहे हो और अगले को सुनने की इच्छा नहीं है और वो जस्ट बीच में कुछ भी हल्का सा रिप्लाई दे दिया। तो उसी तरह वो जो सेपल्टन थी वो फ्रैम्पटन की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही थी, लेकिन उसने बीच में सिर्फ यौन लेते हुए थोड़ा सा बोलती है नहीं, और फिर वह अचानक से अलर्ट हो जाती है। तो वो फ्रैम्पटन की बातों पे नहीं, बल्कि बल्कि वो विंडो से कुछ ऐसा देखती है और वो चिल्लाती है, हियर दे आर एट लीस्ट, शी क्राइड जस्ट इन टाइम फॉर टी एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वेर मडी अप टू द आईज। और वो चिल्लाती है अचानक से कि आखिर वे आ गए, मतलब जिनका वो इंतज़ार कर रही थी, आखिर वो आ गए और वो ठीक चाय के समय पर आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी आंखों तक मिट्टी लगी हो, एज इफ दे वेयर मडी अप टू द आइज़, मतलब पूरी तरह वो मिट्टी से गंदे हो गए हैं। तो ये कौन लोग होंगे? शायद उसके पति और भाई जो शूटिंग के लिए गए, और जैसा कि वीरा ने बताया था कि वे दलदल में फंस गए थे, तो इस वजह से वे पूरी मिट्टी से कवर्ड हो गए हैं। Frampton shivered slightly and turned towards the niece with a look intended to convey sympathetic comprehension. Sympathetic comprehension मतलब understanding and showing sympathy, मतलब sympathy दिखाना। तो फ्रैम्पटन थोड़ा कांप जाते हैं और उस लड़की की ओर सिंपैथी दिखाते हुए मुड़कर देखते हैं, मतलब सेपल्टन जो कि अपने पति और भाई के आने का इंतजार कर रही थी और उसे लगा कि वे आ गए हैं, जो कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये सोचकर फ्रैम्पटन सिंपैथी दिखाते हैं। The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और बच्ची आंख फाड़कर टकटकी लगाकर विंडो की ओर देख रही है, उसकी आंखों में भय समाया हुआ था, मतलब कि वो बहुत ही डरी हुई थी। In a chill shock of nameless fear, Frampton swung round in his seat and looked in the same direction. भय से जमे हुए और एक अज्ञात भय से जमे हुए जो फ्रैम्पटन थे, जो कि एक डरावना दृश्य लग रहा था, तो फ्रैम्पटन अपनी सीट से घूमे और उसी ओर देखने लगे जिधर वो लड़की डरी हुई सी देख रही थी, तो वो भी विंडो की तरफ देखने लगे। इन द डिपनिंग ट्विलाइट 3 figures were walking across the lawn towards the window. They all carried guns under their arms and one of them was additionally burdened with a white coat hung over his shoulders. इन द डिपनिंग ट्विलाइट मतलब बहुत ही घनी शाम हो गई थी, मतलब रात हो गई थी और मून लाइट था। आई होप 3 फिगर लॉन से विंडो की ओर आते हुए दिख रहे थे, मतलब शाम अधिक हो चुकी थी, धुंधला सा दिख रहा था कोई, तो 3 लोग जो कि लॉन से आते हुए दिख रहे थे। वे सब गन लिए हुए थे और उनमें से एक अपनी शोल्डर पे एक वाइट कोट लटकाया हुआ था, और वे ऑब्वियसली ये उसके हस्बैंड हो गए, जैसा कि सेपल्टन ने बताया था कि वे कोट कैरी करके लेके गए थे। एक बहुत थका हुआ ब्राउन कलर का डॉग, स्पैनियल मतलब एक टाइप ऑफ डॉग, उनके साथ बहुत ही नज़दीक से चल रहा था। नॉइजलेसली मतलब कि बहुत ही शांति से वो लोग घर की ओर बढ़ रहे थे और अचानक एक रफ सी आवाज़, बहुत चिल्लाने जैसी आवाज़ सुनाई देती है, आई से बॉटी व्हाई डू यू बाउंड। तो वही जो पिछले स्टोरी में जो गाता था उनका भाई, वही आवाज़ सुनाई देती है। ये सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि वेरा ने उन्हें बताया था, और यह सब फ्रैम्पटन के लिए बहुत ही डरावना क्रिएट कर रहा था इस तरह से स्टोरी में। तो ये पार्ट 2 समाप्त हुआ, अब पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट एल्स कैन फ्रैम्पटन डू बट बीट ए हास्टी रिट्रीट। फ्रैम्पटन जल्दीबाजी में शांति के लिए गए, लेकिन उनके साथ कुछ उल्टा ही होता है, मतलब कि वो क्योर होने के लिए बहुत ही जल्दी में शांत वातावरण में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। हैड ही सीन अ घोस्ट, क्या उन्होंने घोस्ट देखा?
द नीस डज हैव अ knack फॉर एक्सप्लेनिंग एन अनकैनी कोइंसिडेंस। अनकैनी कोइंसिडेंस मतलब अननेचुरल, अनएक्सपेक्टेड। नैक का मतलब क्लेवर ट्रिक। तो नीस जो है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट बहुत ही चालाकी से वो रीज़न देती है। वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या होता है वो भी हम देखेंगे आगे। तो नीस जो है वो बहुत ही क्लेवर है ही, तो वो सडन एक रीज़न ढूंढ लेती है, और वो रीज़न क्या ढूंढती है वो हम स्टोरी के आगे देखते हैं। फ्रैम्पटन ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. फ्रैम्पटन जो है एकदम से अपनी छड़ी उठाते हैं, अपना हैट उठाते हैं और तेज़ी से हॉल का जो मेन डोर होता है उससे तेज़ी से वे भागते हैं। हॉल से भागते हुए वे पथरीला रोड पर चले जाते हैं, और ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि a cyclist coming along the road had to run into the hedge to avoid imminent collision. तो ये एकदम से नज़र नहीं आता है। रोड पे एक साइकिल सवार आ रहा रहता है, वह झाड़ियों की ओर मुड़ जाता है ताकि टक्कर ना हो। मतलब फ्रैम्पटन इतनी तेज़ी से भागते हैं डर से कि कुछ भी पता नहीं रहता, और रोड से कोई गुजर रहा होगा और वे एक साइकिलिस्ट से टकरा जाते हैं। Here we are, my dear, said the bearer of the white Macintosh coming in through the window. Who was that who bolted out as he came up? तो हम फाइनली आ गए माय डियर। वो वाइट कलर का कोट पहने हुए एक आदमी ने बोला, ये ऑब्वियसली उनका सेपल्टन का हस्बैंड होगा, जैसा कि वह बता रही थी कि एक कोट कैरी करके वो लेके गए थे। तो वो बोलते हैं कि फाइनली हम आ गए। और ये कौन था कि जैसे ही हम आए वो एकदम से भाग गया। बोल्टेड आउट मतलब लेफ्ट सडनली, मतलब अचानक से चले जाना। तो फ्रैम्पटन के बारे में पूछता है कि ये आदमी कौन था। A most extraordinary man, Mr. Nuttall, said Mrs. Stapleton. He could only talk about his illness and dashed off without a word of goodbye or apology when you arrived. One would think he had seen a ghost. तो मिसेस सेपल्टन बोलती हैं कि वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान था, मिस्टर नटल, जो कि हमेशा सिर्फ अपनी बीमारी के बारे में ही बात करता था, और बिना गुड बाय बोले या अपोलॉजी करते हुए वो जल्दी से चला गया। मतलब उसने ना बाय किया और ना कुछ बोला और चला गया। सॉरी भी नहीं बोला कि हाँ मुझे जल्दी है जाना है, तो तुम सब जब आए तो उसने ऐसा किया मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। तो मतलब कि यहाँ पे स्टोरी में ये है कि वे कोई भूत नहीं थे। ये जो स्टोरी थी वो क्रिएट करके वेरा ने मिस्टर नटल को सुनाया था, जो कि वो मान लिए, सच मान लिए, और वे कोई भूत समझकर वहाँ से भाग गए। तो ये कोई भूत नहीं थे। ये 3 साल पहले नहीं बल्कि आज ही के दिन शूट करने के लिए वो लोग गए थे और वे लौटने वाले थे। तो वेरा का जो ये क्रिएट किया हुआ एक स्टोरी था, जिससे कि नटल जो है सच मान लिए और वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। और आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनिल, said the niece calmly. He told me he had a horror of dogs. He was once hunted into a cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve. तो यहाँ पे भी एक झट से वो स्टोरी क्रिएट करती है और वो बताती है कि मुझे लगता है वे स्पेनिल की वजह से भागे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि वे कुत्तों से डरते हैं। एक बार कुत्ते उनके पीछे पड़ गए थे एंड गंगा नदी के किनारे सिमेट्री में, मतलब कब्रिस्तान में वे भागते हुए पहुंच गए थे। वहाँ उनको एक न्यूली डग ग्रेव में बिताना पड़ा था, मतलब न्यू डग बना था एक न्यू बॉडी के लिए, वहाँ पे एक गड्ढा बनाया गया था, तो वो उसमें छिपकर बैठ गए थे और उनके ऊपर वे गुर्रा रहे थे, ग्रीनिंग एंड फोमिंग कर रहे थे। तो पूरी रात उन्होंने कुत्तों के डर से डर कर बिताया। तो ऐसे में किसी भी इंसान को डर लगेगा, अनवाय करेगा, दिमाग पे असर करेगा एक्सट्रीम लेवल पे।
तो इसलिए वे डर कर भाग गए। तो ये यहाँ पे वेरा ने अपने मन से एक फ्रैम्पटन के बारे में स्टोरी क्रिएट करके यहाँ भी वो सुना देती है। तो जैसा कि हमने ऊपर स्टोरी पढ़ा तो कहीं भी नटल ने अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो मतलब कि जो वीरा थी वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक लड़की थी और उसने पट से एक स्टोरी और स्टोरी पे ऐसा वो क्रिएट कर लेती थी मानो वो सच बता रही हो। तो उसकी यही स्पेशलिटी होती है कि वो इमीडिएटली वो एक स्टोरी इमेजिन कर लेती थी जो कि बहुत ही रियल और इंटरेस्टिंग होती थी। किस तरह से मिस्टर नटल को उसने स्टोरी बनाकर उन्हें डरा दिया और यहाँ जब मिसेस सेपल्टन उन्हें बुरा बोल रही थी तो उसने एक नई स्टोरी क्रिएट करके उनको भी घुमा दिया। तो ये थी स्टोरी जस्ट अपोजिट ऑफ इमेजिनेशन। वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।